हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी सेकंड क्लास किसकी, सरफेस केमिस्ट्री की। इससे जो पहली वाली क्लास थी उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, उसमें हमने पढ़ा था कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। साथ ही हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था किसके बीच में, डेल्टा जी में, डेल्टा एच में और डेल्टा एस के अंदर। वो रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। मैंने लास्ट में भी उसमें क्या लिखा था, वे इंपॉर्टेंट लिख दिया था। तो आज चलते हैं उसके नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास किसकी रहेगी, वो रहेगी हमारे पास एक तो कैटलिस्ट के और एक आइसोथर्म कर्व के बारे में बात करेंगे। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। अगर आप मतलब इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से इजीली लर्न विद स्माइल नाम से एप्लीकेशन है मिलेगा, उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही उसको आप डाउनलोड करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस टाइप की स्क्रीन दिखाई देगी, उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन दिखाई देती है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि कौन कौन सी, आपका नेम, ईमेल आईडी, जेंडर क्या है, जो आपकी लोकेशन जहां से आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, और साथ में आपके मोबाइल नंबर यहां फिल करने होते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई विद ओटीपी करोगे, इस पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करने के बाद हम जैसे ही इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पे की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो कौन कौन से हैं, तो IITG है, नीट है, बैंक है और SSC है। इसके साथ 11th और 12th क्लास की CBSE बोर्ड है, जैसे कि राजस्थान बोर्ड है, और अदर जो भी स्टेट बोर्ड होते हैं उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ पे करवाई जाती है। साथ ही एक CUET प्रिपरेशन भी होती है, उसके लिए भी क्या होती है, यहाँ पे क्लासेस आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी। अप्रोक्स 2000 से ज्यादा क्लासेस या वीडियो इसके ऊपर अपलोडेड है, जो आपको प्रिपरेशन करने में क्या रहेगी, हेल्प करेगी। साथ ही इसमें क्या होता है, अभी जो कोर्स चल रहे हैं वो कौन सा है, CBSE का उदय बैच, शिखर बैच, प्रारंभ बैच और टॉपर बैच। आज जो हम क्लास पढ़ रहे हैं वो कौन सी क्लास है, 12th क्लास है। 12th क्लास में कौन सा बैच चल रहा है, टॉपर बैच चल रहा है। किसके लिए चल रहा है, ये चल रहा है बोर्ड के लिए और साथ ही चल रहा है नीट के लिए। तो आपको इसकी प्रिपरेशन करने के लिए इसको आज ही डाउनलोड कर लेना है, और अब से जो पहले जितने वीडियो हो चुके हैं वो यहाँ पे क्या हो जा मिल जाएंगे आपको। चलते हैं आगे की ओर। अगर मैं बात करूं इसी फीस की तो कितनी है, 8,999 रुपीज। लेकिन जैसे हम फ्री इजिली कोड यूज करेंगे तो जितनी भी क्लासें हैं वो क्या हो जाएगी, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है। और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डेली DPP भी क्या होता है, क्लास के लिए जो क्लास हमने ली है उसी पर बेस्ड कंटेंट पर DPP भी आपको मिल जाती है। कितनी होती है, 15 क्वेश्चन की DPP मिलती है। तो आपको इसको आज ही डाउनलोड करना है और प्रिपरेशन में एक माइलस्टोन आपको क्या करना है, मतलब क्या करना है, अप्लाई कर देना है। चलें आगे की ओर, अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है, टॉपिक है आज का अपना आइसोथर्म कर्व, और साथ में है इसके लिए कैटलिस्ट। इसकी हम बात करेंगे आज। तो पहले चलते हैं आइसोथर्म कर्व की ओर। क्या होता है आइसोथर्म कर्व, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करूंगा तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, क्या इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मीन सेम, मतलब जो क्या रहता है ऑलवेज सेम रहता हो, और थर्म मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। मतलब हम बात करेंगे आइसोथर्म कर्व में तो क्या हो जाएगा, इसमें मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब टेम्परेचर बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो क्या होता है, द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस, ध्यान रहे, एडजॉर्ब बाय द एडजॉर्बेंट विद प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कर्व किसी बार बात करेंगे, अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर बात करेंगे। इसमें कौन सा साइंटिस्ट है इसमें, तो देखो ध्यान रहे, इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, आइसोथर्म कर्व किसका, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करते हैं। चलते हैं आगे की ओर। इसमें इट इज अ एम्पिरिकल रिलेशनशिप, मतलब क्या है, एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है किसके बीच में, बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। दो चीज की बात कर रहा हूं, किसकी, एक तो बात कर रहा हूं क्वांटिटी ऑफ गैस, और सेकंड जो बात करूंगा किसकी, दूसरी बात करूंगा इसके अंदर प्रेशर की। तो जो कर्व बात करेंगे, कर्व किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी ऑफ गैस और साथ में प्रेशर के बीच में बात करते हैं। किसके लिए, बिल्कुल फिक्स टेम्परेचर में, मतलब जहां टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। ये साइंटिस्ट जो आपको दिख रहे हैं कौन है, फ्रेंडलिक है, और ये कब की है इमेज, 1909 की। क्या है देखो, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, देखो ये फॉर्मूला होता है x/m = k डॉट
p की पावर 1/n। अब यहां पे क्या क्या होता है देखो, समझ लीजिए आप आराम से। x अपॉन m इक्वल टू क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की क्वांटिटी कितनी है उसके बारे में बात करते हैं। x क्या होता है, x इज द मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड, मतलब जितनी गैस की क्वांटिटी या मास उसका क्या होता है, एब्जॉर्ब हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। m यानी क्या होता है, मास ऑफ द एडजॉर्बेंट। ये किसके लिए, जो मतलब एडजॉर्बेट की बात कर रहा हूं, यहां किसकी बात करूंगा, एडजॉर्बेंट की बात करूंगा। ये सरफेस है वो क्या हो जाएगी, जो वहां पे डिपॉजिट होगा उसके बारे में बात करूंगा। P क्या होता है, उसका प्रेशर। K एंड N आर कांस्टेंट विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड द गैस, कि गैस की नेचर कैसी है और एडजॉर्बेंट किस टाइप का है। लास्ट वाले हमने डिटेल से एग्जाम्पल कर लिए थे तो आपको वो समझ में आ गया होगा। चलते हैं कर्व की ओर। कर्व क्या बोलता है, देखो ये है कर्व, किसके बीच में, किसके बीच में बनाया अपन ने, x अपॉन m, मतलब क्वांटिटी ऑफ गैस और किसके अंदर, प्रेशर के बीच में। तो कर्व क्या बताता है हमें कि जैसे ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ गैस क्या होगी, इसके अंदर इंक्रीज होगी, और प्रेशर जैसे इंक्रीज करेंगे तो इसका क्या होगा, एडजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक फिक्स प्रेशर के बाद में ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। हम कितना ही प्रेशर बढ़ाएंगे उसके बाद में क्या होगा, एडजॉर्प्शन रुक जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन मतलब क्या होगा, आगे नहीं बढ़ पाता। तो कर्व क्या बोल रहा है, x अपॉन m इक्वल टू k, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा कब, जब PS हो जाएगा, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, एक फिक्स लिमिट तक पहुंच जाएगा, उसके बाद नहीं होता है। आगे चलने इसमें मैं डिटेल से एनालिसिस बताऊंगा। एक एक केस में किसमें क्या ध्यान रखना, आपको 3 केस ध्यान रखने हैं। उस 3 केस को अगर आप डिटेल से कर लोगे तो ये वाला समझने में पूरा आज आपको आ जाएगा। चले आगे। दीज कर्व इंडिकेट दैट ए फिक्स्ड प्रेशर देयर इज अ डिक्रीज इन फिजिकल एडजॉर्प्शन विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब आपने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, कम होता चला जाता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। उसमें क्या पढ़ा हमने कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यही बात वही कर रहे हैं। तो चले आगे देखो, इसमें बात करूंगा आगे। देखो यहां केस क्या बोल रहा है, देखो केस नंबर 1 क्या है कि अगर फॉर्मूला हमारे सामने क्या था, फॉर्मूला था x अपॉन m इक्वल टू, वापस चलते हैं फॉर्मूले की ओर, k p की पावर 1 अपॉन n, ये था आपका फॉर्मूला। अब केस 1 ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी पुट कर दी, माना कि मैंने 0 पुट कर दी। अगर 1 अपॉन n की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, p के ऊपर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जैसे ही p के ऊपर 0 आ जाएगा तो हमें पता है कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहां कितना आ जाएगा, x अपॉन m इक्वल टू k, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो यहां पे ये वाला जो कर्व बता रहा है, यहां से लेकर ये वाला यहां तक, ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस। और यहां प्रेशर क्या हो गया, यहां पे बिल्कुल क्या हो गया, प्रेशर की वैल्यू मैंने कितना कर दी, p की पावर 0 कर दी, जिससे क्या हो गया, x अपॉन m इक्वल टू k, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। तो ये कर्व तो ये वाले इस वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। केस नंबर 1 तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए दूसरा, अगर मान लो 1 अपॉन n की वैल्यू 1 कर दूं, किसकी, 1 अपॉन n की वैल्यू 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x अपॉन m इक्वल टू k डॉट p की पावर 1। k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, p की पावर 1 मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल हो गया। तो क्या लिखा हमने इसको, x अपॉन m को मैंने कांस्टेंट आ दिया, क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके प्रेशर के साथ। तो देखो इधर अगर यहां ये वाली बात कर रहा हूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो जो फर्स्ट वाला फेज है, ये वाला स्ट्रेट लाइन कर्व हमने पढ़ा था, कि y इक्वल टू mx होता है, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c होता है, साथ में क्या होता है, कर्व का तीसरा फॉर्मूला y इक्वल टू माइनस के mx प्लस c होता है। ये कर्व के 3 फॉर्मूला होते हैं, आपको ध्यान है। अगर यहां बात करूंगा मैं किसकी, x अपॉन m प्रोपोर्शनल p आ जाएगा, या y या x अपॉन m इक्वल टू kp लिखता हूं तो क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केस नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आपको आ गया होगा। चलें केस नंबर 3 की ओर चलते हैं। माना कि यहां क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि 1 अपॉन n की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 0 से तो क्या है
ग्रेटर मतलब 0 से ज्यादा है और 1 से क्या है कम आ रही है। तो यहां क्या मान लिया इसको मैंने 1/n ही मान लिया। तब जब इसको मैं 1/n मान लिया तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, जैसे प्रोपोर्शनल की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x/m इक्वल टू k p1/n। इस वाले केस में क्या होता है, कर्व मिलता है हमें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो कैसे मिलेगा, कर्व हमें इस प्रकार से मिलता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केस नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x/m इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n। हमने क्या कर दिया, केस कर लिया किसके बेस पे, प्रेशर के बेस पे, कि प्रेशर की पावर 1/n है, उसकी वैल्यू एक बार 0 रख दी तो क्या आया अपने पास, स्ट्रेट लाइन आई। अगर मान लो 1/n की वैल्यू को मैंने 1 मान लिया तो क्या हो गया अपने पास, क्या आ गया इसके अंदर, ये तो आ गया कौन सा, पैरेलल, ये क्या आ गया इसमें, स्ट्रेट लाइन। और साथ में अगर मैं उसको 1/n ही रहने देता हूं तो उस केस में क्या जाएगा, एक्सपोनेंशियल कर्व अपने को मिल जाता है। चलते हैं, 3 बात हमने यहां पे कर ली, 3 केस हमने यहां पढ़ लिए। अब चलते हैं आगे, देखो क्या है, व्हेन 1/n, वही चीज बताना चाह रहा हूं। मान लो 1/n इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, x/m मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, जिससे द एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा कौन, एडजॉर्प्शन। ध्यान समझ आ गई चीज, इस बात को। दूसरा केस क्या बोलना चाह रहा है, केस बोलना चाह रहा है कि अगर 1/n की वैल्यू आपने 1 कर दी हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, x/m इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, kp मिलेगा। तो मतलब x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, p के। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन की क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होता है। बात में आ गई, चले आगे नेक्स्ट में। और क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लो यहां बात करता हूं, अगर मान लो इसका मैं लॉगरिथम ले लेता हूं, किसका फॉर्मूला का, जो हमारे पास फॉर्मूला था कौन सा, फ्रेंडलिक का, उसमें अगर मान लो उसको मैं लॉगरिथम ले लेता हूं, तो लॉगरिथम मैं अलग से ले लेता हूं। देखो क्या लिया हमने, ये था तो उसमें लॉगरिथम अलग से ले लूं। देखो फॉर्मूला क्या था, x/m इक्वल टू k डॉट p की पावर 1/n। लॉगरिथम लूंगा तो क्या हो जाएगा, log e की बेस x/m इक्वल टू log e की बेस k प्लस log e की बेस p की पावर 1/n। सोल्व करता हूं, आगे क्या आएगा, log e की बेस x/m इक्वल टू log e की बेस k, और साथ में क्या गया, अब देखो ये फॉर्मूला कौन सा हो गया आपके पास, log x की पावर n, तो इसमें क्या हो जाएगा, n आ गया जाता है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, प्लस 1/n इंटू log e की बेस p। ये वाला आ गया अपने पास, ये वाला आपको ध्यान रखना है। चलिए देखें अब क्या बोलना चाह रहा है, ये वाला फॉर्मूला अपने यहां से आ गया, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। हमें क्या करना है, कर्व बनाना है। तो कर्व किसमें, log x/m के बीच में और p के बीच में। तो p क्या हो जाएगा यहाँ पे, log p के बीच में। तो ये log p क्या हो गया अपने पास, x, ये क्या हो गया m, और ये क्या हो गया c। तो फॉर्मूला क्या हो गया, y इक्वल टू mx प्लस c। तो कर्व कैसा आएगा, ये आ गया इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास, log k, कर्व किसके बीच में, log x/m log p, और इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, इक्वल टू 1/n। ये आपको ध्यान रखना है, स्लोप कितना आ गया, 1/n आ गया। चलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, द एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म ऑलवेज सीम टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय फ्रेडलिक आइसोथर्म। मतलब किसने नहीं बताया, ये फ्रेडलिक की जो आइसोथर्म था कर्व, उसने इसको नहीं बताया। आगे, थस इट फेल एट हाई प्रेशर। मतलब जो फ्रेडलिक आइसोथर्म था वो हाई प्रेशर पे क्या होता है, फेल हो जाता है, जबकि इस इक्वेशन के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात में आगे इसको समझाने का तरीका, आगे चलें। देखो यहां क्या है, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। हमने एक एग्जांपल लिया था, जो मेथिलीन ब्लू लिया था हमने, इसके अंदर क्या किया था, एक कंटेनर में डाल के, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में डाल किया, मतलब कोनिकल फ्लास्क में डाल लिया उसको माना, और उसमें क्या डाल दिया हमने, वाटर डाल दिया। तो जैसे उसको शेक करते हैं तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। जब उसके अंदर मान लो हमने चारकोल डाल देंगे, और चारकोल डालने के बाद हम उसको शेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो ब्लू कलर था वो कौन सा एडजॉर्ब कर लेगा, उसको चारकोल एडजॉर्ब कर लेगा, और उसको अलग करने के बाद जो वाटर था वो बिल्कुल क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। चलिए उसी बेस पे क्या है, यहाँ पे एग्जांपल है। एग्जांपल क्या लिया यहाँ पे,
द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड डिक्रीज इन द सॉल्यूशन। देखो कैसे, हमने क्या लिया, 2 मोल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन ले लिया और उसमें क्या डाल दिया हमने, चारकोल के पीस डाल दिया, मतलब चारकोल उसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद उसको क्या करेंगे हम, शेक करेंगे। शेक करने के बाद क्या हो जाएगा, ए पार्ट ऑफ द एसिड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल, मतलब चारकोल के द्वारा वो जो एसिटिक एसिड था उसका क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद अपने पास एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। मतलब एग्जांपल वही बताना चाह रहा है। आगे चलें और इसका दूसरा एग्जांपल और कौन सा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये है चारकोल, ये क्या करेगा, उसको शेक करेगा। शेक करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका जो कलर था वो कलर कहां चला जाएगा, मतलब चारकोल उसको क्या करता है, गेन कर लेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाता है। यही एग्जांपल मैंने कौन सा बताया था, लास्ट क्लास में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। दूसरा एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम सोल्ट है, हमने क्या लिया, इसमें रिएजेंट ले लिया और एक्सेस क्या डाल दिया, अपने NaOH डाल दिया। तो क्या हो जाएगा, ब्लू प्रेसिपिटेट MgOH का होल ट्वाइस हमें क्या हुआ, मिलता है। मिलने के बाद क्या होगा, द कलर इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम। इसके द्वारा एब्जॉर्प्शन करने के लिए बाद ही क्या हो गया, यहां ब्लू कलर का प्रेसिपिटेशन हमें मिलता है। बात आपको समझ आ गई कि एग्जांपल चल रहे हैं किसके, एब्जॉर्प्शन के बारे में। चलते हैं आगे। देखो अब हमें क्या मिलना, ऑब्जर्वेशन, इससे क्या हमें मिलता है। ये तो था, मान लो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन नंबर 1 क्या मिलती है, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होती है। पहली बात तो ये। दूसरी, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट। सही बात है, अगर एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, मतलब अगर सरफेस ही ज्यादा बड़ी होगी तो उसमें अगर मान लो कोई चीज डिपॉजिट होगी तो जो डिपॉजिट करने के लिए क्या हो जाएगा, वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है छोटे की तुलना में। आगे तीसरा, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशन, मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, वो भी क्या होती है, तीसरा पॉइंट है जो जिसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। चलते हैं 4 की ओर। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड द एब्जॉर्बेट, मतलब एब्जॉर्बेट किस नेचर का है और एब्जॉर्बेंट की नेचर किस प्रकार की है। क्या उसको वो एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी नेचर किस प्रकार की, उस पे। चलते हैं आगे। 4th कंप्लीट हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। देखो पहला वाला फॉर्मूला किसमें, पहला वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था हमने, प्रेशर के रेस्पेक्ट में पढ़ा था। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सॉल्यूशन के में फेज के लिए। मतलब अगर मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी हमें किसमें मिल रही है, सॉल्यूशन फेज में मिल रही है, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है x/m k डॉट। यहां क्या लिखा था हमने, वहां क्या लिखा था हमने, P लिखा था, यहां क्या लिख रहे हैं हम, C लिख रहे हैं। C मतलब कंसंट्रेशन, क्या लिखा हुआ है, C इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो ये वाला हो गया, ये तो हो गया सिंपल फॉर्म में। किसमें आ गया, लोगरिथम फॉर्म में हमने लिख दिया। कर्व सेम रहेंगे, वो कर्व बिल्कुल सेम रहेगा जो वहां लिखा था हमने। आगे प्लॉटिंग log x/m अगेंस्ट log c, a straight line is obtained which show the validity of friendly isotherm, मतलब जो क्या था उसके समान ही है, हम डिफरेंस नहीं कर रहे। This can be tested experimentally by taking solution of different concentration of acetic acid। हमने अभी जो लास्ट एग्जाम्पल पढ़ा था किसका, एसिटिक एसिड और चारकोल वाला, वही एग्जांपल यहां भी अप्लाई होगा। आगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल इन डिफरेंट फ्लास्क, मतलब क्या है, एक एक्टिविटी है, बात कर रहे हैं। द फाइनल कंसंट्रेशन डिटरमाइंड इन ईच फ्लास्क आफ्टर एब्जॉर्प्शन, द डिफरेंस इन द इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन गिव द वैल्यू ऑफ x, मतलब किसकी आ गई, जो मटेरियल है उसकी क्या हो गई, क्या है उसके अंदर, वो क्या आ गया, बस कंसंट्रेशन आती है कि डिफरेंस कितना है फाइनल कंसंट्रेशन में और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में। आगे है इसके कुछ एप्लीकेशन भी दिए हुए एब्जॉर्प्शन के। क्या पढ़ा हमने, एप्लीकेशन किसके हैं, एब्जॉर्प्शन के। तो पहले बात करता हूं आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आइसोथर्म कर्व पढ़ा। किसका पढ़ा हमने, फ्रेंडलिक के बारे में। तो उसमें जनरल कंडीशन हमने बात कर ली, गैस के रूप में तो प्रेशर लगेगा, और अगर मान लो उसको मैं सॉल्यूशन फेज में बात करूंगा तो वहां क्या लिखेंगे हम, पी की जगह क्या करेंगे, सी कर देंगे। बस में आ गई, केवल इतना सा। और 3 केस उसके पढ़े हमने। केस 1 किसका लिए पढ़ा कि 1/n की वैल्यू 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, जो x/m है, मतलब क्वांटिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, वो क्या हो जाएगी उसके अंदर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है।
बात में आ गई। दूसरा क्या पढ़ा हमने कि अगर 1/n की वैल्यू हमने कितनी कर दी, 1 कर दी, तो मतलब जो क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसका एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है। और तीसरा क्या पढ़ा हमने कि केस नंबर 3 के अंदर अगर 1/n की वैल्यू में 1/n ही रखता हूं तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे क्या पढ़ा हमने, प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एडजॉर्प्शन की अमाउंट भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। बात में आ गई। इसके अलावा हमें और कुछ ध्यान नहीं देना है इसके ऊपर। चलते हैं आगे। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन इतने सारे हैं, कितने हैं, 10 हैं। कौन कौन से हैं, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, गैस मास्क, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज इन करिंग डिजीज और फ्लोटेशन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर और क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। ये इसके क्या है, एप्लीकेशंस हैं। आपको ये वाले भी आने चाहिए। मैं बात करता हूं 1 by 1 सबकी बात कर लेता हूं। चलो पहले बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। कैसे करेंगे, द रिमेनिंग ट्रेसेज ऑफ एयर, मतलब कहीं भी थोड़ी सी मात्रा में क्या है, एयर है, बी एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम अ वेसल इवेक्यूएटेड बाय ए वैक्यूम पंप टू गिव ए वेरी हाई वैक्यूम। मान लो कहीं थोड़ी सी मात्रा में क्या है, एयर प्रेजेंट है किसी बंद रूम के अंदर या बंद किसी बीकर के अंदर या किसी जगह, तो वहां क्या करेंगे हम, चारकोल अगर वहां पे डाल देते हैं तो वहां क्या हो जाएगा, उसके अंदर वैक्यूम वो एयर को क्या करता है, गेन कर लेगा और वहां क्या हो जाएगा, वैक्यूम मिल जाता है। पहली चीज। दूसरी, गैस मास्क बनाने में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे, अ गैस मास्क, अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और अ मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट। गैस मास्क किससे मिलकर बना होता है, एक तो चारकोल का बना होता है, एक्टिवेटेड चारकोल का, या किसका, मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट का। मतलब जो किसी मतलब क्या होता है, एडजॉर्बेंट की बात करूंगा तो किसी भी चीज को क्या करेगा, एडजॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता हूं। आगे, इज यूजुअली यूज्ड फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस। कहां को यूज करता है इसको, कोल माइन में। मतलब क्या होगा, अगर मान लो कोई माइंस में कोई वर्कर काम कर रहा है तो वहां क्या हो जाएगा, कोल के पार्टिकल क्या कर रहे हैं वहां पे, मान लो फ्रीली मूव कर रहे हैं एयर के अंदर, तो वो उसके लंग्स में नहीं पहुंचे, उसके लिए क्या होता है, गैस मास्क का यूज किया जाता है। टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेज, और क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है पॉइजनस गैसेज को, बाहर रखना है, अंदर बॉडी में एंटर नहीं होता है। थर्ड देखते हैं, कंट्रोल ह्यूमिडिटी। हमने एग्जांपल कर लिया था कि जहां भी ह्यूमिडिटी होती है वहां क्या करते हैं हम, सिलिका जेल रख देते हैं ताकि वहां पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो सके। तो क्या हो जाएगा, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल आर यूज्ड टू एब्जॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। बस में आ गई। 4 चलते हैं, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था, अभी लिया एग्जांपल, एसिड वाला एग्जांपल लिया है। दूसरा मैंने एग्जांपल कौन सा लिया था, कल लिया था, डाई वाला एग्जांपल लिया था। उसमें चारकोल क्या कर रहा था, उस कलर जो डाई थी उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वही कंडीशन यहां भी है। एनिमल चारकोल रिमूव द कलर ऑफ सॉल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कलर्ड इंप्योरिटीज। जो भी कलर्ड की इंप्योरिटीज होती है उससे क्या कर लेगा, चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है। ये है कौन सा, 4th एप्लीकेशन है। चलते हैं 5th एप्लीकेशन की ओर। 5th एप्लीकेशन क्या बोलता है, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है, मान लो उस रिएक्शन को जनरल कंडीशन में पूरा होने में सपोज 500 केल्विन टेम्परेचर लग रहा है, अगर मैं उसमें कैटलिस्ट का यूज कर दूंगा तो वही रिएक्शन कितना होगा, अप्रोक्स हाफ टाइम में कंप्लीट हो जाती है, या हाफ टेम्परेचर पे क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। कितना, अप्रोक्स 250 केल्विन टेम्परेचर या उससे भी कम हो जाती है। तो ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, या इफेक्ट ऑफ किसमें, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करूंगा, किसमें, टेम्परेचर के एस्पेक्ट के अंदर। आगे, देयर आर मेनी गैसेज रिएक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस इन्वॉल्विंग सॉलिड कैटलिस्ट। कौन कौन से एग्जांपल, जैसे कि मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस। दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और तीसरा आता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल की बात करते हैं। तो ये क्या है, हेट्रोजिनस कैटलिस्ट के उसमें भी क्या होता है, एड्जॉर्प्शन का यूज किया जाता है। चले आगे अपने पास 6th वाला, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज कैसे करोगे, देखें। ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज बाय चारकोल, अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेज कैन बी सेपरेटेड बाय एड्जॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। कोकोनट चारकोल का अगर यूज करते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेज क्या करता है, वो एड्जॉर्ब कर लेता है, उनको क्या करते हैं हम, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये है हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन और क्या है मेरे पास,
ज़ीनोन है। तो ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर इनका एडजॉर्प्शन भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे होता है। चलिए आगे, नेक्स्ट है 7 इन करिंग डिजीज, मतलब कैसे, ए नंबर ऑफ ड्रग आर यूज टू किल जर्म्स बाय गेटिंग एडजॉर्ब्ड ऑन देम। इसमें क्या होता है, ड्रग्स क्या होते हैं वहां पे एडजॉर्ब हो जाती है, वो भी आपने पढ़ लिया होगा। आगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस नाम सुना होगा, और नेक्स्ट चैप्टर में इसके हम डिटेल से बात करेंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है, मतलब एक बड़ा सा टैंक होता है, उसके अंदर क्या कर दिया, एक फैन लगा होता है, टरबाइन लगा होता है, और उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे देखो ए लो ग्रेड सप्लाई सल्फाइड ओर, मतलब सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इज कंसंट्रेटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका एंड अदर अर्थी मैटर बाय दिस मेथड यूजिंग पाइन ऑयल एंड फ्रोथिंग, मतलब फ्रोथिंग एजेंट, मतलब एक तो क्या होता है इसके अंदर हम कुछ ऑयल डाल देते हैं सोडियम एंथेज, और साथ में क्या करते हैं इसके अंदर ऑयल डालने के बाद जो इसमें फोम बनेगा उसको ऊपर लाने का काम भी करता है। तो मतलब नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ये भी किस पे बेस्ड है, ये एडजॉर्प्शन पे ही बेस्ड होती है। नेक्स्ट आगे कौन सा, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, सरफेस ऑफ सर्टेन precipitate such as silver halide have the property of absorbing some dye like eosine, fluorescein, etc. and thereby producing a characteristic color at the end point। मतलब क्या करते हैं, जैसे कि हमने बात करी, आपने स्कूल में देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक फिक्स पॉइंट पर क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। मतलब जैसे कि मान के चलो हमने कोई सा, मान लो एसिड बेस टाइट्रेशन हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन हम कर रहे हैं, तो बेस से ऊपर डाल दिया अपन ने, और जो एसिड हमने कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया थोड़ा सा, और एक फिक्स पॉइंटर मान लो उसमें ब्यूरेट के अंदर कितनी आई, मान लो 20.3 पर मान लो वैल्यू आ रही है, वहां पे उस जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो वही क्या होता है उसका एंड पॉइंट मानते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन का ही क्या होता है, यूज होता है। चले आगे, एंड द लास्ट अपने पास कौन सा है, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्या होता है, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन फाइंड अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन एनालिटिकल इंडस्ट्रियल फील्ड। मतलब ये भी एक क्या होता है, जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, ये भी किस पे बेस्ड होता है, ये भी होता है एडजॉर्प्शन पर ही बेस्ड होता है। तो ये कितने थे अपने पास, 10 एप्लीकेशंस थे। आपको इनमें याद होना चाहिए कि इसका मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा हमारे पास कि विच इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन। तो हमें इनमें से 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एडजॉर्प्शन के द्वारा होता है, कौन सा नहीं होता, मतलब एप्लीकेशन आपको ध्यान रखने होते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट अपना कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, इसने जो साइंटिस्ट थे बर्जिलियस इन 1835 सजेस्ट द टर्म कैटलिस्ट। सबसे पहले जो बर्जिलियस साइंटिस्ट थे, कब थे, 1835 में। इन्होंने क्या बताया कि कैटलिस्ट की एक टर्म इन्होंने दी। क्या बोलते हैं कैटलिस्ट के बारे में, कि देखो अगर मैं बात करता हूं जनरल कंडीशन में, इसकी जो पहले वाला चैप्टर था, वो चैप्टर कौन सा था हमारे पास, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर था। उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया था कि एक तो होती है एक्टिवेशन एनर्जी, एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो और एक होती है एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि कोई रिएक्टेंट है, अगर मान लो उसे प्रोडक्ट में चेंज होना है या कन्वर्ट होना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम एनर्जी चाहिए, कौन सी, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या करता है, कम करने की बात करता है। क्या कर देगा, उसको कम कर देगा। देखो यहाँ पे किसी रिएक्शन को कन्वर्ट होने में मान लो ये थी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, लेकिन अगर मान लो कैटलिस्ट का यूज कर दूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू कम होती है, और रिएक्टेंट क्या होता है, फास्टली प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ये किसका यूज है, कैटलिस्ट का। चले आगे, कैसे होता है, देखो आगे, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, क्या है मेरे पास, पोटेशियम क्लोरेट है। सपोज ये 653 टू 873 केल्विन टेम्परेचर पर KCl और 3 मोल ऑक्सीजन बना रहा है। क्या बात कर रहा हूं मैं, देखो वापस, पोटेशियम क्लोरेट की मैं बात कर रहा हूं। इसको केस मतलब प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए 653 से लेकर 873 केल्विन टेम्परेचर की नीड होती है। ये तो कौन सी बात है, हाई टेम्परेचर की बात करूंगा, रिएक्शन की बात करूंगा। ठीक, अगर मान लो मैं टेम्परेचर नहीं लेता हूं तो क्या हो जाएगा, केवल हीट ही करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये जो डाइऑक्सीजन गैस में मतलब ऑक्सीजन हमें मिलेगी, ऑक्सीजन गैस, ये मिलने के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। इसी रिएक्शन को कम टाइम में होने के लिए और कम टेम्परेचर करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड
ठीक है, MnO2 का क्या करते हैं, यूज कर देते हैं, जिससे यही रिएक्शन क्या हो जाएगी 473 से लेकर 633 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये किसको बता रहा है, एक तो हो गया जनरल कंडीशन में, एक रिएक्शन हो गया हाई टेम्परेचर पर, हमने अगर मान लो कैटलिस्ट का यूज कर दिया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा वहां पे, कम टेम्परेचर पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चलिए आगे देखो क्या काम करता है कैटलिस्ट, एक्सेलरेट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और दूसरा क्या करेगा, रिमेन अनचेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स मास एंड कंपोजिशन। कैटलिस्ट, ध्यान रहे एक चीज आपको याद रखनी है, रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेट अलग हो जाता है, केवल किस काम, क्या काम आता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में ही काम आता है। तो इसके केमिकल बॉन्ड पर और मास पर और कंपोजिशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे की ओर, क्या बोलना चाह रहा है देखो। अब कैटलिस्ट होता क्या है देखो, a substance which accelerate the rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalyst। मतलब कैटलिस्ट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, वो क्या काम करता है, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, खुद क्या रहेगा, बिल्कुल अनचेंज रहेगा, खुद पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, केमिकली उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस चीज को, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, कैटलिस्ट बोलते हैं, और इस पूरे फिनोमिनो को क्या बोलते हैं हम, कैटालिसिस बोलते हैं। पूरी बात आपको समझ में आ गई। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, खुद क्या रहेगा, खुद अनचेंज रहेगा, और इस पूरे फिनोमिनो को क्या बोल देंगे हम, कैटालिसिस बोलते हैं। बात में आ गई, चलते हैं आगे की ओर। देखो अब इसमें देखो दो वर्ड हैं, प्रमोटर और कौन सा होता है, पॉइजन। प्रमोटर क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, और पॉइजन क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज होने से रोकते हैं, उसको बोलेंगे हम पॉइजन। मतलब मान लो कोई रेट ऑफ रिएक्शन चल रही है, मान लो उसकी स्पीड कितनी है, 4 है, तो 4 से 5 करेगा कौन, प्रमोटर, और 4 से 3 करेगा कौन, पॉइजन। क्या रोकेगा कौन, पॉइजन, और बढ़ाएगा कौन, प्रमोटर। तो यहां बात कर रहे हैं, मान लो N2+3H2, ये कौन सी है, हेबर प्रोसेस का एग्जांपल है। इसमें क्या बना रहे हैं हम, अमोनिया गैस बना रहे हैं। तो हमें इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज किया, हमने आयरन को कैटलिस्ट के रूप में यूज किया, जो कि मोलिब्डेनम को प्रमोटर की तरह यूज किया, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हमने एज अ पॉइजन इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। प्रमोटर क्या होता है, सब्सटेंस दैट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, मतलब क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। पॉइजन क्या करेगा, सब्सटेंस दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने का काम कौन करेगा, पॉइजन करते हैं। आगे देखो एक और वर्ड देखो, और दो वर्ड आगे हमारे पास, कौन सा, एक तो होता है होमोजेनस कैटलिस्ट, और दूसरा कौन सा होता है, हेटेरोजेनस। होमोजेनस में क्या होता है, व्हेन द रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों की मतलब क्या है, कौन कौन सा, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट, अगर तीनों की फेज सेम है, फेज मतलब स्टेट, फिजिकल स्टेट, मतलब मान लो तीनों या तो गैस हो, लिक्विड हो, या किसमें हो, सॉलिड में हो, तो उसको बोलेंगे हम होमोजेनस कैटलिस्ट। और दूसरा क्या हो जाएगा, मान लो व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट और प्रोडक्ट अगर डिफरेंट फेज में है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। होमो मतलब सारे के सारे फिजिकल स्टेट सेम, और हेटेरो मतलब डिफरेंट। देखो एग्जांपल देखो होमोजेनस कैटलिस्ट के एग्जांपल देखो। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करें ऑक्सीजन के साथ, दोनों क्या है, गैस में है। हमने क्या लिया इसके अंदर, नाइट्रस ऑक्साइड ले लिया, मतलब NO गैस ले ली मैंने, वो भी क्या है, गैसेस में, और क्या यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। और कौन सा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम लेड चेंबर प्रोसेस। ठीक है, तीनों के तीनों किसमें है, गैसेस में। आगे लिक्विड की बात करता हूं, मान लो मैंने क्या ले लिया यहां पे, मेथिल एसीटेट ले लिया, और साथ में रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, H2O के साथ। तो यहां क्या हो जाएगा इस वाले केस के अंदर, जो ये HCl है वो भी क्या है, लिक्विड में, ये भी सब किसमें है, लिक्विड में, और साथ में आगे जो एसिटिक एसिड और एल्कोहल बनेगा वो भी किसमें है, लिक्विड फेज में ही बनते हैं। तो मतलब तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम है, तो मतलब क्या हो गया, होमोजेनस के एग्जांपल है। और आगे देखो एग्जांपल, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है किसका, मेरे पास सुक्रोज का। उसके बाद साथ में क्या ले लिया, H2O,
मैंने क्या लिया इसके अंदर H2SO4 एज ए लिक्विड लिया और साथ में क्या बन गया मेरे पास ग्लूकोज बन गया और साथ में मेरे पास क्या बन गया फ्रक्टोज बन गया। तो सारे के सारे क्या है इसके अंदर रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट सब लिक्विड फेज में है, तो क्या हो जाएगा ये होमोजेनस का एग्जांपल हो जाता है। बात करते हैं हेटेरोजेनस एग्जांपल। सल्फर डाइऑक्साइड लिया मैंने, यहां लिया कैटलिस्ट एज ए प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या होता है सॉलिड होता है, ये गैस था ये सॉलिड था और क्या बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगी जो क्या है गैस है। तो यहां क्या हो गया प्लेटिनम डिफरेंट हो गया, तो मतलब किसका एग्जांपल हो गया हेटेरोजेनस का। दूसरा नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, क्या बन रही है हेबर प्रोसेस में अमोनिया गैस बन रही है और इसमें जो कैटलिस्ट है वो क्या है सॉलिड है, क्या लिया हमने आयरन लिया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया हेटेरोजेनस का एग्जांपल हो गया। और आगे चलते हैं, अमोनिया गैस की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, किसके प्रेजेंस में कराई प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या होता है सॉलिड होता है और क्या बन गया अपने पास ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया प्रोडक्ट मिल गया। तो ये वाला जो प्रोसेस था ये भी क्या हो गया इसमें गैस और सॉलिड दोनों आ रहे हैं, तो मतलब हेटेरोजेनस। तो और एक एग्जांपल और दिया हुआ कौन सा, वेजिटेबल ऑयल क्या होता है लिक्विड होता है, इसमें क्या करिए हमने हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करेंगे निकल, किसकी प्रेजेंस में करेंगे निकल प्लेटिनम पैलेडियम की एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में अगर मान लो रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा अपने पास वेजिटेबल घी बनता है, तो ये क्या हो जाएगा सॉलिड होता है, तो मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो एग्जांपल किसका हो गया ये हेटेरोजेनस का एग्जांपल होता है। चलते हैं आगे की ओर, बात में आगे होगी आपको। अब क्या बोल रहा है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी क्या है देखो समझो। पहला पॉइंट प्रपोज्ड बाय क्लेमेंट एंड डिसोम्स इन 1806, मतलब दो साइंटिस्टों ने मिलकर थ्योरी बनाई, क्या बोलते हैं इट इज फॉर होमोजेनस कैटलिस्ट, किसके लिए है केवल होमोजेनस कैटलिस्ट के लिए ही यूज की जाती है। आगे ए कैटलिस्ट प्लस वन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब क्या लिया कोई भी एक कैटलिस्ट ले लिया मैंने, इसको लिख लिया मैंने कैटलिस्ट को C, रिएक्टेंट ले लिया मैंने कौन सा मान लो R ले लिया, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा CR बन गया, मान लो क्या बन गया CR बन गया, अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स C प्लस R, और रिएक्शन किससे करेगा अदर रिएक्टेंट के साथ। मान लो रिएक्टेंट कौन सा ले लिया मैंने, यहां रिएक्टेंट ले लिया मैंने अलग, साथ में R डैश ले लिया, तो क्या बन गया कैटलिस्ट तो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है R बॉन्ड R डैश बन जाता है, क्या बन जाएगा हमारे पास R बॉन्ड R डैश, तो ये क्या है प्रोडक्ट है। ये थ्योरी किसने दी, दो साइंटिस्ट क्लेमेंट और डिसोम्स ने थ्योरी दी, कब दी 1806 में दी। क्या बोलता है आगे देखो थर्ड पॉइंट इट इज फॉर होमोजेनस कैटलिस्ट, और फोर्थ पॉइंट द ओल्ड थ्योरी नोन एज एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट, और जो पुरानी थ्योरी थी उसको क्या बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट बोलते हैं। आगे द रिएक्टेंट इन अ गैसेज स्टेट और इन अ सॉल्यूशन आर एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट, मतलब कहां एडजॉर्ब होते हैं किसी भी सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस क्या होता है इनका एडजॉर्प्शन होता है। उसके बाद इंक्रीज इन रिएक्टेंट ऑन द सरफेस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज, जितनी ज्यादा क्या हो जाएगा इसके अंदर कोई रिएक्टेंट इसकी सरफेस पर मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। एडजॉर्प्शन बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कैसा है ध्यान रहे एडजॉर्प्शन कैसा होता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, और जो एनर्जी जो रिलीज होगी वो किसमें हेल्प की जाती है, वो उसका हेल्प कहां ली जाती है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में इसकी हेल्प ली जाती है। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि सबसे पहले कोई रिएक्टेंट है वो कहां जाके ऐड होगा उसका एडजॉर्प्शन कहां होगा किसी सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर उसका एडजॉर्प्शन होगा, उससे क्या होगा जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वहां बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ने लग जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा इस प्रोसेस में क्या होगी कोई रिएक्शन में क्या होगा मतलब एनर्जी क्या होगी रिलीज नहीं होती, वो एनर्जी किस फॉर्म में क्या कन्वर्ट होगी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में क्या करती है हेल्प करती है। चलते हैं आगे की और थ्योरी कम समझ में आगे होगी आपको। चले आगे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, दूसरी थ्योरी आगे देखो क्या है द मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, क्या है देखो क्या बोलना चाह रहा है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी प्लस द ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी दोनों को मिला के नई थ्योरी बना दी। क्या बोलती है थ्योरी द catalytic activity is localized on the surface of the catalyst. According to this theory, the surface of a solid catalyst consists of a number of active sites at which there are free valency unpaired electron। मतलब क्या है आपने देखा होगा एंजाइम वाली स्ट्रक्चर बड़ी होगी आपने बायोलॉजी के अंदर, यहां भी बात करते हैं मान लो जैसे मान लो कैटलिस्ट है मेरे पास,
इसको भी मैं मान लो एक कैटलिस्ट मानता हूं, तो इसमें क्या है, ये वाली एक्टिव साइट है, इसको क्या मान लिया मैंने, वी शेप को एक्टिव साइट मान ली। अब कोई जो रिएक्टेंट होगा जो यहां आके फिट हो जाएगा, फिट मतलब ऐसे फिट हो गया मान लो, तो जो यहां आके फिट हो जाएगा वही क्या होगा, वही क्या करेगा, रिएक्शन कंप्लीट कर पाएगा। यही बताना चाह रहा थ्योरी। आगे क्या बोल रहा है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कैटलिस्ट इज सफिशिएंट बिकॉज द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड अगेन एंड अगेन। मतलब क्या बताया था मैंने कि कैटलिस्ट की थोड़ी सी भी क्वांटिटी अगर मान लो रिएक्शन में मैं डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो मैंने क्या बोला था, कैटलिस्ट कभी भी खर्च नहीं होता है, तो जितना वो था उतना ही वापस बाहर निकल जाएगा, अपने आप को क्या करता है, रीजनरेट करता रहता है। आगे, द कैटलिस्ट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इज प्रोड्यूस्ड बैक अनचेंज्ड इन द मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। सेम कंडीशन जो बोला मैंने, मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि केमिकल बॉन्ड उसका वही रहेगा और उसका जो फिजिकल स्टेट है वो क्या रहेगी, उसके अंदर सेम रहती है। आगे, कैटालाइटिक पॉइजन्स के बारे में बात करें, इफ प्रेजेंट आर adsorbed on the catalyst surface thereby hindering the adsorption of the reactant molecule। मतलब अगर मान लो कोई मेरे पास कैटलिस्ट है, मान लो ये कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट पर कोई पॉइजन आके ऐड हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे कोई पॉइजन आके यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेरिक बाइंड्रेंस लगेगी, जिससे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे स्टेरिक बाइंड्रेंस लगेगी, जिससे क्या होगा, दे स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। इससे क्या हो जाएगा, जो एक्टिविटी थी किसकी, कैटलिस्ट की, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो होती जाती है। दिस थ्योरी हाउएवर कैन नॉट एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरी द एक्शन ऑफ कैटालाइटिक प्रोमोटर। मतलब इसने क्या बताया, पॉइजन को तो एक्सप्लेन कर दिया लेकिन प्रोमोटर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। बात में दो थ्योरी पढ़ी हमने, दो कौन सी थ्योरी पढ़ी, पहली थ्योरी किसकी थी, हमने पढ़ी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, जो हमने पहले पढ़ ली, कि मतलब कोई रिएक्टेंट था, एक्टिवेटेड हुआ और क्या बन गया उसके अंदर, क्या किया उसने, वो जाके कैटलिस्ट पर जाके एडजॉर्ब हो गया, एडजॉर्ब होने के बाद वो कौन सी रिएक्शन थी, प्रोडक्ट में चेंज होने के होगा, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी किस काम में आती है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में काम आती है। ये थ्योरी तो हमने पहले वाली पढ़ ली। अब एक नई थ्योरी हम पढ़ रहे हैं किसमें, जिसमें क्या कर दिया है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में दोनों को इंक्लूड कर दिया, ओल्ड वाली को और बाद में इंटरमीडिएट वाले दोनों को, और दोनों मिला क्या बता रहे हैं कि मतलब इसमें ये बताना चाह रहे हैं, मेन चीज ये है कि जनरली अगर मान लो हम कैटलिस्ट पे सरफेस पे हम जाएंगे तो एक फिक्स शेप होती है, फिक्स साइट होती है, उस साइट पर अगर मान लो कोई पॉइजन आके जुड़ गया पहले से आके, तो पॉइजन क्या करेगा, उसकी जो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी थी उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, स्लो कर देगा, जिससे क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में स्लोली क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, दोनों ही बात करते हैं। चलते हैं आगे की ओर। देखो, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट मैकेनिज्म, इसमें क्या दिया हुआ, मैकेनिज्म क्या दी हुई, देखो, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कोई रिएक्टेंट था, वो कहां चला गया, कैटलिस्ट की सरफेस से चला गया। एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, इसमें क्या होगा, इसका एडजॉर्प्शन होगा, किस प्रोसेस थ्रू गया, डिफ्यूजन के थ्रू तो गया, और इसका क्या होगा, यहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा। फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट बाय केमिकल रिएक्शन, दोनों के बीच में क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, और क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। हमने क्या लिख दिया, आर से लिख दिया। डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट मेक द सरफेस फ्री फॉर अनदर रिएक्शन। मतलब क्या हो जाएगा, जैसे इसको क्या करेगा, यहाँ पे स्टार लगा दिया मैंने मान लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो अलग होने के बाद क्या हो जाएगा, ये तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक साइड वापस को ओपन हो गई, किसके लिए, कैटलिस्ट के लिए, और क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब किसमें चेंज कर देगा इसको, ये डिफ्यूजन के थ्रू वापस इसको चेंज कर देगा प्रोडक्ट में, और कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, वापस फ्री हो जाता है। पहले कैटलिस्ट जुड़ा और बाद में कैटलिस्ट को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। आगे ये किसके लिए, हेटेरोजेनस के बारे में बात करते हैं। सेम एग्जांपल वही बात करेगा। देखो इसके अंदर थ्योरी बताइए, एक बार एग्जांपल और देखो, थ्योरी देखो, थ्योरी क्या बोल रही है, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस के लिए। देखो क्या बोलना चाह रहा है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसी। ये जो कैटलिस्ट है, मान लो इसका वैलेंस क्या है, फ्री वैलेंसी है। कौन सी, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मान लो ये मेरे पास है, मैं नंबर डालता हूं 9 और 10। 10 क्या है, इसके पास फ्री वैलेंसी है ऐड होने के लिए।
यहां पे क्या है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, ए है मेरे पास, और दूसरा कौन सा है, बी है। तो दोनों मिलेंगे वापस एड होंगे, तो क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ये दोनों कहां होगा, इन पे इनका क्या होगा, यहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों जुड़ गए। दोनों जैसे जुड़े तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। यही तो पढ़ा हमने अभी। जैसे ही केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो उसको बोल देंगे हम इंटरमीडिएट स्टेज बोल देंगे। इंटरमीडिएट स्टेज में आने पर क्या हो जाएगा, इसका डिसॉर्प्शन होगा, और क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट था वो किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या बन गया, इसके अंदर ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया, और साथ में कैटलिस्ट वापस क्या हो गया, बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये यहां से क्या हो गया, ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आ गई पूरी कि पहले कोई रिएक्टेंट थे, वो दोनों सेपरेट थे, दोनों के बीच में कौन, इनका एडजॉर्प्शन कहां हुआ, कैटलिस्ट पे इनका एडजॉर्प्शन हुआ। वहां एडजॉर्प्शन होने के बाद क्या हो गया, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, उसको बोल दिया हमने इंटरमीडिएट स्टेट। और वहां से वो क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट अलग हो जाएगा, और अपने पास एक प्रोडक्ट मिल गया, कौन सा, ए बॉन्ड बी वाला। देखो 41 इंपोर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। कौन कौन से फीचर होते हैं, पहला एक्टिविटी का, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जितने भी सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं उनकी क्या एबिलिटी होती है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा, इट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ ए केमिकल एडजॉर्प्शन। किस पे डिपेंड करते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन की स्ट्रेंथ पर। That is the adsorption of reactant on the surface of the catalyst. The reactant must get adsorbed reasonably strongly. मतलब क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा पढ़ा हमने कौन सा, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो यहां बात करेंगे हम किसकी, कैटलिस्ट के बारे में बात करें, तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। आगे एग्जाम्पल देखो, फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन गैस थी मेरे पास, कितनी थी, 2 मोल हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन किसके साथ करी, ऑक्सीजन गैस के साथ। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे प्लेटिनम ले लिया एज ए कैटलिस्ट, क्या बन गया, 2 मोल H2O लिक्विड में बन गया, जो कि स्टेप क्या थी, वेरी स्लो थी। यहां हमने क्या लिया, कैटलिस्ट का यूज नहीं किया है, जबकि नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 2H2 + O2। अगर मान लो प्लेटिनम ले लेता हूं मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, H2O बन गया, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाती है। तो मतलब कहने की बात यही है, कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। आगे, द कैटालाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11। ध्यान रहे, यह ध्यान रखने की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना इसको। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि ग्रुप नंबर 5 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक ज्यादातर मेटल क्या होती है, मैक्सिमम एक्टिविटी बीइंग शोन बाय ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट ऑफ द पीरियड टेबल। मतलब कैटालाइटिक एक्टिविटी इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। एज ए कैटलिस्ट इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ध्यान रखने की बात। आगे चलें, क्या लिखा देखो, इंपोर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट क्या लिखा हुआ है, देखो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज कहां किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज किया जाता है। और फाइनली डिवाइडेड आयरन कहां यूज किया जाता है, इसका आयरन का यूज कहां किया जाता है, हेब्रो प्रोसेस में किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। आगे, निकल का यूज कहां किया जाता है, इन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। हमने पढ़ा था अभी वेजिटेबल घी वाला ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से हमने क्या बनाया था, अपन ने वेजिटेबल घी बनाया था। तो वो किस में यूज करते हैं, वहां हम निकल का यूज करेंगे। तो ये एग्जांपल है किसके, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के। आगे क्या है, सिलेक्टिविटी क्या है, इट इज द एबिलिटी टू कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए केमिकल रिएक्शन टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब कोई क्या होती है, कुछ रिएक्शनों के फिक्स क्या होते हैं, मतलब जितनी भी रिएक्शनें होती हैं सबकी क्या होती है, एक फिक्स क्या होता है, उनका एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए चलो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराई 3 मोल H2 के साथ, तो हाँ यहाँ पे हमने रिएजेंट क्या लिया, Cu और जिंक साथ में Cr2O3, तो क्या बनेगा, मेथेन गैस और H2 वाटर बनेगा। सेम CO + 2H2 देखो हाइड्रोजन कितनी कर दी मैंने, कम कर दी, तो क्या बनेगा, मेथेनॉल बनेगा। ये क्या है, गैस में है, ध्यान रहे किसमें है, गैस में। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, कॉपर, तो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रहे हम कितना रिएक्टेंट ले रहे हैं, कितना, तो उस पर क्या होता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है रिएक्शन, तो हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट ऑफ जियोलाइट। ध्यान रहे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जियोलाइट के बारे में आता है, तो जियोलाइट को अपने भूलना ही नहीं है। क्या है जियोलाइट के बारे में, द कैटालाइटिक रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर। पोर स्ट्रक्चर देखो ऐसी क्या होती है, इसमें पोर्स होते हैं बहुत सारे,
porous structure of the catalyst and the size of the reactant and product molecule। ये जो क्या है इसमें porous structure होती है। मान लो यहाँ कोई रिएक्टेंट या इस वाले शेप के अंदर कोई रिएक्टेंट आके ऐड होगा तो इसमें क्या होता है, हर कैटलिस्ट के अंदर अलग अलग स्पेसिफिक क्या होती है, साइड्स होती हैं। उस साइड्स पे ही क्या होता है, कोई रिएक्टेंट आके जुड़ता है। अभी मैं मान लो उसमें बात करूंगा, कोई मान लो अगर प्रमोटर आके जुड़ गया तो स्पीड बढ़ जाएगी, और मान लो अगर पॉइजन आके जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, कम कर देगा। क्या करेगा, कम कर देगा। आगे चलें, एग्जांपल की बात करता हूं जियोलाइट के बारे में। जियोलाइट क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट है। द टर्म जियोलाइट वाइज ओरिजिनली कोइंड इन 1756। 1756 में फर्स्ट टाइम दी किसने दी, स्वीडिश में मिनरलोजिस्ट था कोई साइंटिस्ट, उसका नाम क्या था, एक्सेल फ्रेडरिक क्रोनस्टेट। ये साइंटिस्ट का नाम है। क्या बोलता है, जियोलाइट फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग। इसका क्या होता है, ग्रीक मीनिंग होता है, उसका वर्ड क्या होता है, टू बॉइल, एंड लिथोस मीनिंग स्टोन, जो क्या कर दे, स्टोन को जला दे। वर्ड क्या आएगा इसके अंदर, स्टोन को जला दे। ये ऐसा दिखाई देता है। ये क्या साइंटिस्ट है। आगे चलते हैं, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी क्या बोलता है, जियोलाइट आर गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होती है, हनी कॉम्ब, ऐसी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें जाके रिएक्टेंट आगे जुड़ जाते हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। आगे, दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट विद द 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट। इसमें क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्या होता है, सिलिकेट का नेटवर्क होता है। आगे, इन विच सम सिलिकॉन एटम आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम गिविंग AlOSi। देखो यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन है। ये सिलिकॉन में से क्या करेगा, इसको कुछ एल्यूमिनियम क्या करेंगे, इस सिलिकॉन को अपनी पोजीशन से हटा देंगे और क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन टाइप का। The reaction taking place in zeolite depend upon the size and shape of reactant। मतलब इस जो वेकेंट पोर है, इसमें अगर रिएक्टेंट की पोजीशन मतलब साइज अगर शेप इसमें फिट हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो डिपेंडिंग इसमें करेगा उसकी साइज पर और शेप पर। प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एज वेल एज अपॉन द पोर्स एंड कैविटीज ऑफ द जियोलाइट। जियोलाइट के जो पोर्स हैं उसकी शेप और साइज पर डिपेंड करता है। दूसरा, दे आर फाउंड इन नेचर एज वेल एज सिंथेसाइज्ड फॉर कैटलिस्ट सेलेक्टिविटी। मतलब क्या होता है, नेचर किस प्रकार की है वो भी इस पर क्या होता है, डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, लास्ट स्लाइड पे आज की जो हमारी रहेगी उसमें क्या है, इसके यूजेज क्या है जियोलाइट के। यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ध्यान रहे कहां यूज करते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन, दोनों को ब्रेक करने में इसका यूज करते हैं। किसका, ZSM5 का। आगे, यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन वाटर सॉफ्टनिंग मतलब वाटर की जो हार्डनेस है उसको दूर करने में इसका यूज किया जाता है। और आगे लास्ट क्या है, इट कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। किसी एल्कोहल को किसमें चेंज करेंगे, डायरेक्ट गैसोलीन या पेट्रोल के अंदर, बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ध्यान रहे ये 3 यूज आपको इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, हमने एक तो पढ़ लिया कि आइसोथर्म कर्व पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ा, फ्रेडरिक का आइसोथर्म पढ़ा। एक तो पढ़ लिया हमने उसके अंदर गैस के बारे में, गैस के लिए। दूसरे के अंदर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा किसके लिए, अगर सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म मेरे पास है तो उसके लिए मैंने पढ़ लिया था उसके बारे में। दूसरा क्या पढ़ा हमने, इसके बाद कैटलिस्ट में प्रमोटर के बारे में हमने पढ़ लिया, पॉइजन पढ़ लिया, होमोजेनस हेट्रोजेनस हमने डिटेल से पढ़ लिया है। उनके एग्जांपल भी हमने डिटेल से याद कर लिए। आपको एग्जांपल लर्न करने हैं क्योंकि आपके अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि हेबर प्रोसेस के अंदर किसका यूज किया, किसको एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, प्रमोटर किसको यूज करते हैं, पॉइजन किसको यूज करते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। जब आपको याद होंगे तो आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, और अगर आपको याद नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। साथ में हमने क्या पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ लिया पूरा। कितने पढ़े, टोटल 10 पढ़ लिए। 10 के 10 आपको याद होने चाहिए। साथ में हमने 2 थ्योरी पढ़ ली, इंटरमीडिएट थ्योरी और ओल्ड थ्योरी, दोनों का मिक्सर भी हमने पढ़ लिया है। पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और साथ में हमने लास्ट में जियोलाइट भी पढ़ लिया है। जियोलाइट के क्या यूज होते हैं, कहां यूज होता है, उसको आपको डिटेल से आपको आना चाहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई थिंक पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।